चलिए अब हम देखेंगे हमारा सेकंड ईयर का मॉडल नंबर 1 डीसी जनरेटर का पार्ट नंबर 3। तो इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 जो हमको दिए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन है जो आएंगे हमारे इस साल के 2025 के सीबीटी एग्जाम में। और यही क्वेश्चन आपको आएंगे हमारे अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में। जब आईटीआई होने के बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसके अंदर भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनामो हैविंग 1000 आरपीएम लैप वाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 1600, द फ्लक्स पोल इज 0.064 वेबर, है ना। मतलब इसके अंदर क्या अपने को पता करना है, इसके अंदर अपने को केवल पता करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत ही आसान है। यहाँ पर ईएमएफ का जो फार्मूला है वो अपने पास अवेलेबल है ना। P गुना पाई गुना जेड गुना एन 60 डिवाइड बाई 60 गुना ए। तो यहाँ पर P क्या है, पोलों की संख्या है ना, और पाई क्या है, एक पोल ने कितना फ्लक्स पैदा किया वो। जेड क्या है, उसके अंदर कुल कंडक्टर की संख्या, और एन क्या है, उसकी स्पीड, घूमने की जो गति होती है आरपीएम रोटेशन पर मिनट वो है। और ए क्या है, समानांतर पथों की संख्या, और 60 कांस्टेंट है। और ए जो है वो ए इक्वल टू पी है, क्योंकि ये जो है हमारा लैप वाउंड डायनामो जनरेटर है ना। जितने पोल रहेंगे उतनी आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या रहेंगी। तो पोल 4 है तो ए भी 4 रहेंगे ना, बरोबर। अब इसको हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले में लगा देंगे, 4 गुना, बरोबर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 और ये 4 कट जाएंगे। अब ये जो ऊपर के जो पॉइंट है हम इसको जब गुना करेंगे तो ये टोटल आएगा 38,400, और नीचे जो 60 बचा है उससे डिवाइड करने के बाद हमारे को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 640 वोल्ट, 640 वोल्टेज। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको बस इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन के अंदर सेम यही नंबर आएंगे, सेम यही ऑप्शन आएंगे। तो इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आपको आसानी से आंसर याद हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। मतलब किस प्रकार का डीसी जनरेटर है जो समानांतर संचालन के लिए उपयुक्त है। कंपनी में हमने देखा है कि 2 जनरेटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम पैरेलल ऑपरेशन। ऐसा क्यों किया जाता है, कंटिन्यू सप्लाई मिलने के लिए। मतलब एक खराब होता है तो हम, एक खराब होता है या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए उसको भेजा जाता है तो हम दूसरे से जो है वो कंटिन्यू सप्लाई ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका जो, इसके लिए ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, शंट जनरेटर को यूज किया जाता है। अभी शंट जनरेटर की बहुत से खासियत है कि इसका जो वोल्टेज है वो लोड बदलने पर भी लगभग स्थिर होता है ना। थोड़ा बहुत ही चेंजेस आता है और बहुत ही आसान भी होता है। केवल इसके अंदर शंट वाइंडिंग और एक जनरेटर आता है, और इसका संतुलन भी बहुत अच्छा होता है। ये एक अगर जनरेटर पर लोड बढ़ता है तो दूसरा जनरेटर उसको आसानी से अधिक करंट देकर उसको संतुलित कर देता है। तो शंट जनरेटर इसके लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। मतलब लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मतलब हमको यहाँ से कई बहुत ही दूर लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहाँ पर कौन से जनरेटर का इस्तेमाल होगा। तो अगर हम बहुत ही दूर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज का लॉस होगा, है ना। क्योंकि हम बहुत ही दूर तक सप्लाई को पहुँचा रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पर, बरोबर। तो इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को बचने के लिए हम जो है वो ऑप्शन नंबर डी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जो वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, दोनों ही एक दूसरे के सहायक होती है। मतलब दोनों के अंदर की करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सहायक होती है। तो जब इसका वोल्टेज लॉस होता है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसकी मदद करती है उस लॉस को रिकवर करने के लिए, जो इन तीनों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो है हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं अगर हमको लंबी दूरी तक किसी लाइन को वितरित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए कौन सी शर्त है, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। ये दोनों अगर समान रहते हैं तो हमारे को जो है मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती है डीसी जनरेटर की। मतलब उसके काम करने की जो दक्षता है वो अधिकतम होती है। अभी ऐसा क्यों होता है, अगर समझो लॉस बहुत ही ज़्यादा होंगे तो जनरेटर के अंदर जैसे 2 लॉस होते हैं, वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस के अंदर क्या होता है, जो लोड के साथ साथ बदलता है, जैसे कॉपर लॉस IA गुना RA, है ना। और कांस्टेंट लॉस कैसे होते हैं, जो घर्षण के कारण हो रहे हैं, गर्म होना, घर्षण होना, ये सब कांस्टेंट लॉस होते हैं। अगर समझो बहुत ही अधिक गर्म हो रहा है तो भी वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और अगर बहुत ही
ज़्यादा करंट ले रहा है, मतलब अगर उसके अंदर वेरिएबल लॉस ज़्यादा करंट ले रहा है, तब भी वो अच्छी इफिशियंसी के साथ काम नहीं करेंगे, है ना। बताने का मतलब ऐसा, अगर आप किसी गाड़ी को मीडियम स्पीड में ले जा रहे हो, स्लो स्पीड में ले जा रहे हो या फास्ट स्पीड में ले जा रहे हो, लेकिन अगर बहुत ही गर्म हो रही है तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। और अगर वो बहुत ही अधिक स्पीड में जा रही है तब क्या होगा, वो गाड़ी एकदम अधिक ईंधन लेंगी, है ना। जनरेटर के केस में क्या होगा, अधिक करंट खींचेंगी, तब भी उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से दोनों ही जो लॉस है वो बिल्कुल ही समान होना चाहिए। वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, तभी वो सही चलेंगे। जैसे आप गाड़ी को एक नियमित रेंज में चलाएंगे तो उसके अंदर गर्मी भी जो है वो आपके कंट्रोल में रहेंगी और ईंधन भी कम चलेगा। इस तरीके से उसकी गाड़ी की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है दोनों लॉस अगर बराबर हो तो इफिशियंसी जनरेटर की ज्यादा मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक अ पोल कोर ऑफ अ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। मतलब बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कास्ट स्टील, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इसका जो पोल का जो कोर बनाते हैं वो जो बड़े डीसी जनरेटर के लिए अगर अपनों को बनाना है तो कास्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं। क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं, एक तो उसका चुंबकीय गुण अच्छा होता है, बरोबर। दूसरा उसका जो मजबूती होती है, यांत्रिक सामर्थ्य वो भी अच्छी होती है, हिस्टैरिसीस हानि भी उसकी अच्छी होती है। हालांकि चुंबकीय गुण जो है वो सॉफ्ट आयरन का भी अच्छा होता है, लेकिन बड़े जनरेटर के अंदर क्या होता है कि अपनों को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, जो सॉफ्ट आयरन के अंदर नहीं है। इस वजह से कास्ट स्टील को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, कोई समझाने की इसके अंदर भी जरूरत नहीं है। क्या पूछा गया है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में आर्मेचर के, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शंट वाउंड जनरेटर, या फिर शॉर्ट में बोलेंगे शंट जनरेटर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अभी शंट किसको बोलते हैं, दोनों के एक एक सिरे एक जगह, शुरुआती सिरे एक जगह और अंतिम सिरे एक जगह, इसको बोलते हैं हम पैरेलल, और उसको ही दूसरा नाम दिया जाता है शंट। तो ये दोनों के सिरे एक जगह है, इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में। अगर आर्मेचर का एक सिरा, आर्मेचर का अंतिम दूसरा सिरा अगर एक वाइंडिंग के शुरुआती सिरे के साथ है तो फिर कनेक्शन कहलाएगा सीरीज, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रीजन फॉर हेवी स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिव ब्रश प्रेशर। मतलब ये जो कम्यूटेटर होता है इसके ऊपर जो ब्रश लगते हैं उसका अगर प्रेशर बहुत ही अधिक कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, गर्मी पैदा होगी, घर्षण पैदा होगा, और घर्षण के कारण क्या होगा, स्पार्किंग पैदा होगी। तो अधिक प्रेशर उसका कारण रहता है। तो इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो भी एक नियंत्रित मात्रा में किया हुआ जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव इससे पहले के भी 2 पार्ट में हम देख चुके हैं, ये तीसरी बार हमारे पास आया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेड। तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जो आर्मेचर जब वोल्टेज उत्पन्न करके लोड को देता है तब उसका भी एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड और मेन वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड वो उसको विकृत कर देता है, यानी इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वोल्टेज के जो है उत्पन्न किए के अंदर कमी आती है। मतलब जैसे अगर उसने 220 वोल्टेज उत्पन्न किया हुआ होगा, लेकिन जैसे हम उसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, 200 ही वोल्टेज वहाँ पर अपनों को प्रदान करके देगा। वो किस वजह से हुई, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेन मैग्नेटिक फील्ड, उसको आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, भटका देगा, है ना, विकृत कर देगा। तो उसको ही कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेट क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है। देखो इस तरीके से जो पोल होता है ये पूरा अखंड नहीं होता, है ना। ये एक एक पट्टियों को इस तरीके से लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट करना यानी उसको अचालक की परत चढ़ाना, है ना, वार्निश में डाल के उसको लेमिनेट करते हैं और बाद में उन सबको जोड़ के एक अखंड ऐसा पोल बनाते हैं। तो ये करने का कारण क्या है कि इस पोल के अंदर ये जो कॉइल जब करंट इसमें से प्रवाहित होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा उसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर भी करंट प्रवाहित होगा, और वो करंट क्या करेगा, इसको गर्म करेगा, और गर्म करने के बाद इसको जला देगा, है ना। अगर हम एक अखंड ब्लॉक इस्तेमाल कर लेते हैं तो, लेकिन हम क्या करते हैं इस तरीके से एक एक सिंगल पट्टी लेते हैं, उसको वार्निश करते हैं, लेमिनेट करते हैं और फिर उसको जोड़ के बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, बारीक पट्टी का जो उत्पन्न करंट होगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा, और उसकी इधर से उधर ट्रेवल करने की जो
डिस्टेंस वो भी कम रहेगा, और कम मात्रा की वजह से कम इसके अंदर जो करंट उत्पन्न होगा वो बहुत ही कम मात्रा का रहता है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो वो एडी करंट इसके अंदर क्या होगा, कम होगा। और जब हम इन सबको भी जुड़ा देंगे तो सब पट्टियां तो लेमिनेटेड है, मतलब सब एक दूसरे से इंसुलेट रहेंगी, जिसके कारण जो एडी करंट का जो लॉस है वो हमको कम मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम इसको पूरा ही अखंड ब्लॉक में बनाते हैं तो इसके अंदर जो उत्पन्न एडी करंट रहेगा वो कैसा रहेगा, अधिक मात्रा का रहेगा, और उसको बहुत ही, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कम है ना, तो बहुत वो जो करंट है बहुत ही गति से इसके अंदर प्रवाहित होगा, और वो बहुत जल्दी उसको हीट कर देगा, और हीट करने के बाद वाइंडिंग को जला देगा। तो उस कारण हम उसको इस तरीके से स्टैंपिंग करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस इन डीसी जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बनने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, ये पूछा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर रिएक्शन। तो जैसे कि हमने इससे पहले देखा, आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, वो मेन फील्ड को क्या करता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्टर्ब कर देता है, विकृत कर देता है, यानी कि क्या करता है, इसको कमजोर कर देता है। समझो 100% मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न है, अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर उसको भटका दे तो यहाँ पर कितना रहेगा, 80% ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। 100% वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेगा या फिर 80% वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उत्पन्न करेगा, 100 फीट वाला है ना। तो इस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा विकृत हो जाता है। उस कारण क्या होता है कि हमको टर्मिनल वोल्टेज के अंदर कमी आती है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट भी खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।